का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, DCGI नोट फॉर ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन। कोवैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन कैंडिडेट है जिसका ह्यूमन ट्रायल का अप्रूवल मिला है DCGI से। DCGI की फुल फॉर्म ये लिखी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे डेवलप करा है भारत बायोटेक, एक कंपनी है हैदराबाद बेस्ड कंपनी, उसने ये डेवलप किया है इन एसोसिएशन विद ICMR। ICMR काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इंडिया में जितने भी कोरोना की टेस्टिंग वगैरह हो रही है, सैम्पलिंग वगैरह हो रही है, उसका पूरा प्रोसीजर वो सब ICMR की गाइडलाइंस के उसमें ही हो रहा है। तो ICMR ही अप्रूवल देता है लैब्स को जो कि कोरोना की टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ICMR का कोरोना के इस एटमॉस्फेयर में काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। कोवैक्सीन काम किस तरीके से करेगा? बेसिकली ये हमारी बॉडी में कोवैक्सीन जाएगा, ये इनएक्टिव रहेगा। ये बेसिकली RNA बेस्ड वैक्सीन है। RNA बेस्ड वैक्सीन ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी में इनएक्टिव रहेगा और फिर ये क्या करेगा? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे? इन केस हम इन्फेक्टेड होते हैं अगर कोरोना से, तो वो एंटीबॉडीज कोरोना के जो वायरस है उसके साथ लड़ेंगी, उसे खत्म करेंगी, तो हम कोरोना इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली कोवैक्सीन क्या करेगा? कोवैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करने वाला है। ठीक है, एंटीबॉडीज डेवलप करेगा और फिर हमें कोरोना इन्फेक्ट नहीं होने देगा। जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना में ऐसे स्पाइक्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं? स्पाइक्स हमारे सेल में एंटर कर जाते हैं, स्पाइक्स के थ्रू सेल में एंटर कर जाते हैं, फिर हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसका जो भी इम्यूनिटी सिस्टम किसी का वीक है तो उसके लिए ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो ये कोवैक्सीन बेसिकली एंटीबॉडी डेवलप करेगा और कोरोना के जो वायरस है हमारे सेल में एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। एक तो ये 3 न्यूज़ एक साथ लिखी है हमने। एक तो टिकटॉक अमंग 59 ऐप्स बैंड बाय सेंटर, 59 चाइनीज ऐप को बैन करा सरकार ने, और उनमें से एक टिकटॉक भी है। ठीक है, टिकटॉक जो है काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में भी। बहुत सारे लोगों ने अपना प्रोफेशन ही टिकटॉक को बनाया है। अब बात करते हैं कि 59 चाइनीज ऐप को बैन करके क्या होगा। बेसिकली जैसा आपको पता होगा, गलवान वैली में फेस ऑफ हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, हाथापाई हुई थी इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में। ठीक है, हमारा कंपनी कमांडर सबसे पहले उन्होंने हमारे कंपनी कमांडर को मारा। ओवरऑल हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए थे और रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना के 43 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं। ठीक है, तो वो केवल हाथापाई हुई थी चाइना के बॉर्डर में। तो गलवान वैली डिस्प्यूटेड हिमालयन टेरिटरी है लद्दाख में। तो उसके बाद से इंडिया चाइना के रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहे हैं। लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, इंडिया चाइना कमांडर्स टू होल्ड टॉक्स, रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स चल रही हैं। जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाइना को इंडिया जो कह रहा है चाइना को कि आप इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी से पीछे जाओ, और चाइना भी हमें कह रहा है कि आप भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी से पीछे जाओ और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के वर्क ना करें। जबकि चाइना उस एरिया में आगे की तरफ देखें तो ऑलरेडी वहां पर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के वर्क चल ही रहे हैं या हो चुके हैं। तो इंडिया को डेवलपमेंट के वर्क करने से रोक रहा है और एक्सपेंशनिज्म वाली फीलिंग है, वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो डिस्प्यूट लगातार वहां पर चल रहा है। डिस्प्यूटेड एरिया है हिमालयन टेरिटरी में, लद्दाख में। ठीक है, तो उसके बाद से सिचुएशन थोड़ा खराब चल रही थी और इंडिया हमेशा से ऐसा देखा गया है पास्ट में एक वीक नेगोशिएटर रहा है। तो एक तो है कि मिलिट्री लेवल पे टॉक्स के थ्रू मैटर को सुलझाना है, दूसरा ग्लोबल प्रेशर बनाना है, या इकोनॉमिक सैंक्शन, जैसे यूएस सुपर पावर है तो वो क्या करता था या करता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर कंट्रीज को प्रेशराइज करता है। तो ऐसे ही इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, मैक्सिमम कंट्रीज चाहती हैं इंडिया के मार्केट को एक्सेस करना, और चाइना ने तो काफ़ी कुछ इंडिया के मार्केट को एक्सेस किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें उनको इकोनॉमिकली हर्ट करना है। तो इकोनॉमिकली हर्ट करने के लिए हमने ये 59 चाइनीज ऐप बैन करी। हालांकि सरकार का कहना यह है
कि ये नेशनल सिक्योरिटी के या हमारी सोवरेनिटी के को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऐसा करा है, वो भी एक रीजन है, लेकिन ये एक तरीके का नेगोशिएटर भी है चाइना के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि आप एक साथ कि हमें हमारे बॉर्डर के ऊपर टेंशन दे हमें और परेशान भी करें, और ऊपर से हम आपके लिए पूरा का पूरा मार्केट भी खोल के रखें, आप यहाँ पर मार्केट को एक्सेस करें, यहाँ से अर्न करें, पैसा कमा के लेके जाएं। तो एक तरीके का इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है चाइना को, ठीक है। तो इसलिए 15 चाइनीज ऐप बैन हुई, जिसमें कैम स्कैनर है, ठीक है, उसके अलावा टिकटॉक जो कि सबसे पॉपुलर है, उसके अलावा फैक्ट्री क्लब फैक्ट्री है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो 59 है ओवरऑल। तो ये काफी न्यूज में रहा था, ठीक है। रीजन ये था जिसकी टॉक्स लगातार चल रही हैं हमारी, ठीक है। और टिकटॉक के जो फाउंडर हैं जैंग यिमिंग हैं, जो कि चाइनीज एंटरप्रेन्योर हैं और ये फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय थे, ठीक है। इन्होंने एक बाइट डांस 2012 में एक कंपनी भी सेटअप करी थी, एक ऐप बनाया था ग्लोबल लेवल पे पूरा एक्सपेंशन के लिए, और चाइना की मोस्ट रेटेड ऐप भी रही है ये बाइट डांसर, ठीक है। तो उसके फाउंडर रहे हैं, इन्होंने ही टिकटॉक बनाया है। अब टिकटॉक में प्रॉब्लम क्या है? टिकटॉक में बेसिकली यंगस्टर्स वीडियो बनाते हैं और अपने फॉलोअर्स या वीडियो के लाइक इंक्रीज करने के लिए काफी डेस्परेट रहते हैं, तो वो स्टंट वगैरह भी परफॉर्म करते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स। और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि स्टंट परफॉर्म करने के चक्कर में बहुत सारे यंगस्टर्स की डेथ भी हुई है, टिकटॉक वीडियो बनाते हुए, सेल्फी लेते हुए, डेंजरस जगह पे सेल्फी लेते हुए डेथ भी हुई है, ठीक है। तो ये भी काफी न्यूज में रहा है। उसके अलावा ऑब्सीन कंटेंट भी लगातार टिकटॉक में डाले गए हैं, तो वो भी काफी न्यूज में रहा था, कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्शियल कंटेंट भी टिकटॉक में बनते हैं, जैसे कि एसिड अटैक विक्टिम से रिलेटेड भी एक वीडियो किसी ने डाला था जो कि वायरल हुआ था, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, मजाक बनाया था एसिड अटैक विक्टिम का। तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इसमें कंटेंट रहता है जिसको टिकटॉक डाउन नहीं करता है, तो लगातार क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है टिकटॉक को, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टिकटॉक का जो डेटा है इंडियन यूजर्स का, वो कहाँ स्टोर होता है? वो होता है थर्ड पार्टी डेटा सेंटर लोकेटेड इन यूएस एंड सिंगापुर। यूएस और सिंगापुर में ये डेटा स्टोर हो रहा है। उससे पहले ये डेटा चाइना में स्टोर होता था। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमारा डेटा लीक हो गया या कुछ भी हो गया तो कहाँ का लॉ लगेगा? बेसिकली ये डेटा जिस कंट्री में स्टोर होता है उसी कंट्री का लॉ लगता है। अगर डेटा चोरी होता है यूएस से तो यूएस के लॉ के हिसाब से एक्शन होगा, अगर सिंगापुर में लगता है तो सिंगापुर के लॉ के हिसाब से एक्शन होगा, तो इंडियन लॉ के हिसाब से एक्शन भी नहीं होगा। तो ये डेटा का मिसयूज भी हो सकता है क्योंकि इंडियंस का डेटा है। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि चाइना में उनके एक आर्टिकल 7 है, नेशनल सिक्योरिटी के का एक आर्टिकल 7 है, जिसमें चाइना के सिटीजन और वहां की जितनी भी कंपनीज हैं, चाइना की कंपनीज, उन्हें सारा का सारा डेटा शेयर करना होता है चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। तो वहां चाइना की कंपनीज और सिटीजन को बाय लॉ डेटा शेयर करना है चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। तो जितनी भी चाइनीज कंपनी हैं उन्हें बाय लॉ चाइना के साथ, चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ डेटा शेयर करना ही है। तो वो क्या कर सकते हैं? उस डेटा को मिसयूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो टिकटॉक वीडियो देखकर, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि छोटे बच्चे जब तक मोबाइल नहीं देखते तब तक खाना भी नहीं खाते, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चों के माइंडसेट के ऊपर बहुत बेकार असर भी पड़ता है, क्योंकि कंटेंट, वो क्वालिटी कंटेंट वहां पर नहीं होता। यंगस्टर्स बेसिकली बहुत डेस्परेट होते हैं, अपने फॉलोअर्स या लाइक बढ़ाने के लिए वो सारा कंटेंट टिकटॉक में डालते हैं, ठीक है। तो टिकटॉक अब इंडिया में बैन हो गया है, साथ में और भी तो ओवरऑल 59 ऐप्स बैन भी हैं। और इसी का रिजल्ट ये है, राफेल इंडिया और फ्रांस के बीच में 2015 में एक डील साइन हुई थी 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। 59,000 करोड़ की अराउंड डील थी, जिसमें हमें 3 राफेल तो ऑलरेडी हैंडओवर किए जा चुके हैं इंडिया को, और जुलाई एंड में
फ्रांस ने कहा है कि 4 राफेल हमें मिल जाएंगे जुलाई एंड तक, लेकिन इंडिया ने रिक्वेस्ट करी है कि 2 और राफेल, टोटल 6 राफेल, 4 तो उन्होंने कंफर्म किया है, 2 और राफेल के लिए रिक्वेस्ट करी है इमरजेंसी की सिचुएशन, जैसे क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर पे वो भी अपनी फोर्सेस को बहुत सारा जमावड़ा उन्होंने लगा दिया है बॉर्डर पे। हमने भी बहुत सारा जमावड़ा कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जमावड़ा लगाएं, क्योंकि काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो हमने राफेल के लिए फ्रांस से बात करी है कि 2 और राफेल, टोटल 6 राफेल हमें जुलाई में हैंडओवर हो जाएं, ठीक है। तो ये भी लगातार काफी न्यूज में रहा था, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, 3 राफेल पहले ही हैंडओवर हो चुके हैं, टोटल 36 राफेल हैं, 36 राफेल हैं। 2015 की डील है, ये आपको पता होना चाहिए, अराउंड 59,000 करोड़ की, काफी न्यूज में भी रहा था राफेल डील, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। ये आपको गैल्वन वैली पता होना चाहिए, फेस ऑफ जो इंडिया चाइना के बीच में हुआ था, लद्दाख में था, डिस्प्यूटेड हिमालयन टेरिटरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन 24 आवर्स पैलेस्टीन फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। पहले समझ लेते हैं, ये है इजराइल, ये ग्रीन वाला, ये है इजराइल, ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा स्ट्रिप, ये मेडिटेरियन सी है और ये है सीरिया, ये है सीरिया, ये है जॉर्डन, ये इजिप्ट है, ये इजराइल है, ये जो ग्रीन वाला है ये इजराइल है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पैलेस्टीन इजराइल का डिस्प्यूट चल रहा है, 1948 से डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, यहाँ पर डिवीजन करा था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करा था, वैसे ही इजराइल एक सेपरेट कंट्री बना था और पैलेस्टीन का डिस्प्यूट चल रहा है इजराइल के साथ। अब इजराइल जो है वहाँ पर ज्यूज हैं, इजराइल में ज्यूज, यहूदी मतलब नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम, ज्यूज यहूदी नॉन मुस्लिम्स होते हैं। ये गोलान हाइट है, सीरिया के साथ डिस्प्यूट चल रहा है इजराइल का, ठीक है, ये जॉर्डन है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मुस्लिम कंट्री, आसपास ये सब मुस्लिम कंट्रीज है। अगर हम देखें पैलेस्टीन वो भी मुस्लिम्स हैं, तो डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज को लगता है कि मुस्लिम लैंड में ये नॉन मुस्लिम्स जो हैं इनको यहाँ से हटाना है, ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम लैंड है। तो लेकिन इजराइल बहुत डेवलप है, उनका डिफेंस भी काफ़ी स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम किया है और उन्होंने क्या करा है, धीरे धीरे करके ज़्यादातर वेस्ट बैंक के एरिया में कब्जा कर चुके हैं। इजराइल वाले बहुत एग्रेसिव हैं और ज़्यादातर उसमें वेस्ट बैंक में कब्जा कर चुके हैं, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा है, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल का प्लान है 1 जुलाई को, 1 जुलाई से पूरा कंप्लीट वेस्ट बैंक को इजराइल एनेक्स कर देना। तो पूरा कंप्लीट वेस्ट बैंक को इजराइल वो बना देंगे, एनेक्स कर देंगे इजराइल में। तो एंटोनियो गुटेरेस ने एक सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 परमानेंट मेंबर है, P5 और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। इन 15 के एक वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्लान है इजराइल का वेस्ट बैंक को पूरी तरीके से एनेक्स करने का, वो बहुत मोस्ट सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। और ये एक जो इजराइल पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूट है कि समझौता हो सकता है, ये एक जो है वाटरशेड मूवमेंट रहेगा, वाटरशेड मतलब टर्निंग पॉइंट रहेगा, रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, उसके बाद चीज़ें संभल नहीं पाएंगी। तो उन्होंने बोला बहुत डेवेस्टेटिंग होप्स होंगी कि फ्रेश नेगोशिएशन पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में हो पाएंगे, क्योंकि लगातार पैलेस्टीन भी कई बार इजराइल के सिविलियंस के ऊपर अटैक करता है, न्यूज में आता है, और ऐसा कहा जाता है इजराइल भी पैलेस्टीन के ऊपर अटैक करता रहा है लगातार। पैलेस्टीन में घुसकर वहां पर जो भी टेररिस्ट जो भी एक्टिव हैं या जो सिविलियंस हैं उनको कई बार आरोप लगे हैं कि मार देता है इजराइल। तो लगातार बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, एक तो गाजा स्ट्रिप को लेकर, ये गाजा स्ट्रिप है इजिप्ट वाले बॉर्डर में, मेडिटेरेनियन सी है, और ये वेस्ट बैंक है। तो ये जो आपको ऑरेंज दिख रहा है, ये दोनों क्या है, पैलेस्टीन है एक तरीके से। तो इसके ऊपर पूरा कंप्लीट कब्जा 1 जुलाई के बाद वो करने वाला है, ऐसा यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का कहना है। तो ये भी लगातार न्यूज में रहा,
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपको पता होना चाहिए, पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है, इसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। उसके अलावा ये जो गोलान हाइट है यहाँ पर, ये कंट्रोवर्सी में रहता है, इजराइल और सीरिया के बीच में कंट्रोवर्सी में। तो डिफरेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, गोलान हाइट किस कंट्री के बीच में डिस्प्यूट को में रहता है, तो इजराइल और सीरिया, या गोलान हाइट कहाँ है, सीरिया में। सीरिया में आपको पता है कि ISIS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव है। उसके अलावा ये है लेजिटिमेट कंसर्न, ये न्यूज़ आया था एडिटोरियल में, किसके कंटेक्स्ट में, नागालैंड के कंटेक्स्ट में। देखिए नागालैंड जो था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में शुरू से ही प्रॉब्लम रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, जैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो उनकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कभी भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में एक नेशनलिज्म की फीलिंग कभी पैदा नहीं हो पाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जहाँ ज़्यादा एग्रेसिव होंगे वहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग ज़्यादा होगी। तो इंडिपेंडेंस के बाद नॉर्थ ईस्ट के लोग क्योंकि वहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं पैदा हो पाई, तो वो इंडिया के साथ एक अटैचमेंट उनका नहीं है, इंडिया एज अ कंट्री एक अटैचमेंट नहीं बन पाया इनिशियली। तो वो एक सेंस ऑफ कि हम सेपरेट हैं, सेपरेटिज्म की फीलिंग थी। नागालैंड में बहुत ज़्यादा फीलिंग थी। एक ग्रेटर नागालैंड को लेकर फीजो एक लीडर थे, उनकी डिमांड थी ग्रेटर नागालैंड, एक सेपरेट कंट्री बने नागालैंड। तो एक मूवमेंट चल रहा था, वायलेंट मूवमेंट भी चल रहा था, उन्होंने हथियार उठा लिए थे सरकार के अगेंस्ट कि हमें ग्रेटर नागालैंड, एक सेपरेट कंट्री चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, ग्रेटर नागालैंड। ग्रेटर नागालैंड में नागालैंड तो था ही, अरुणाचल प्रदेश का भी हिस्सा था, मणिपुर का भी हिस्सा था, तो अलग अलग स्टेट का काफी बड़ा हिस्सा ग्रेटर नागालैंड में आता था। तो वो मूवमेंट लगातार वायलेंट हो चुका था। फिर 1963 में गवर्नमेंट मजबूर हो गई, क्योंकि वो सेपरेट कंट्री मांग रहे थे, तो नागालैंड एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। सरकार को लगा कि कंट्री तो दे ही नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं एक सेपरेट स्टेट का दर्जा इन्हें दे दिया जाए ताकि ये फिलहाल शांत हो जाएं। तो नागालैंड वाज क्रिएटेड, सेपरेट स्टेट वाज क्रिएटेड 1963। और उसके बाद 1964 में एक ट्रीटी भी साइन हुई, पीस ट्रीटी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी NSCN एक टेररिस्ट, एक इंसर्जेंसी ग्रुप था जो कि लगातार एक्टिव था। उनकी डिमांड थी कि एक ग्रेटर नागालैंड उन्हें चाहिए किसी भी कीमत पर, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। वो तो पॉसिबल था नहीं, एक कंट्री के अंदर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया जा सकता। तो लगातार बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव थे वहाँ पर कुछ, और वो टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी थे, ठीक है। 2015 में भी उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन होने से पहले एक टेरर एक्टिविटीज हुई थी। फिर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागा पीस एकॉर्ड साइन हुआ। नागा पीस एकॉर्ड 2015 में साइन हुआ, लेकिन अब 2020 तक अगर हम देखें तो वो पीस एकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मतलब फाइनली पूरा उसका एक पीस एकॉर्ड साइन हुआ था, उसका फाइनली इम्प्लीमेंटेशन, ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं हो पाया। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रही, और लगातार, क्योंकि देखो डिले होता रहा। NSCN की बहुत सारी डिमांड्स थी, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की। गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि एक ड्राफ्ट बनाते हैं जो तुम्हें भी मंजूर हो, हमें भी मंजूर हो। NSCN की बहुत सारी डिमांड्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है, तो एक डेडलॉक बना हुआ है। तो आर्टिकल उसी के ऊपर है कि जो फाइनल नागा पीस एकॉर्ड है, फाइनल स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। नागालैंड की सेपरेट कंट्री की डिमांड हो रही थी, ग्रेटर नागालैंड, ठीक है। तो फिर उसे सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया, क्योंकि कंट्री का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता। तो अभी भी नागालैंड में कुछ ग्रुप्स एक्टिव हैं, बस उस जो नागा पीस एकॉर्ड है उसको फाइनलाइज करके, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। वहाँ पर कई बार छुटपुट घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे कि ये जो पीस एकॉर्ड है ये डीरेल भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।